नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसकी अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी ममता सरकार के इस बिल का समर्थन किया है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा में विधेयक को पारित कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसमें इस संबंध में केंद्रीय कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। वहीं बंगाल सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। विपक्षी दल और कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून में सख्त प्रावधान है। पेश किए गए बलात्कार विरोधी विधेयक पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ कानून में सभी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन कानून को लागू करने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। यह वही विधानसभा है जहां ममता बनर्जी शेख शाहजहां का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई थी। उन्होंने पीड़ितों को दुष्प्रचार करने वाले तक कह दिया था। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार और अपमान किया गया। उन्होंने कितनों के लिए आवाज उठाई। बलात्कार के मामलों को सुलझाने के लिए उनकी सरकार ने कितनी फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं, कितने मामलों में आरोपियों को सजा हुई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सबूत नष्ट करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। उनकी मंशा राज्य में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करना या उनके कल्याण के लिए काम करना नहीं है, बल्कि खुद को सभी अपमान से बचाना और मुद्दों को भटकाना है। सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से संवेदनशील और सतर्क है। बलात्कार के आरोपियों की सजा दुगनी करने का कानूनी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया है। साक्ष्य अधिनियम में भी वांछित संशोधन किए गए हैं। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा करा। और यदि ममता जी की मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर, जबकि निरंतर अनुरोध किया जाता है। नंबर 2, वो ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितने केसेस में कन्विक्शन करा दिया है। वो ये भी बताएं कितने केसेस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और वो ये भी बताएं कि इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इस प्रकरण के संदर्भ में जिन लोगों ने कहा था कि उंगली तोड़ दी जाएगी, उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की है। जिन लोगों ने ये कहा था कि ये सारे जो डॉक्टर हैं वो अन्यान्य कारणों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की थी। इससे यह लगता है कि उनकी मंशा सख्ती से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करने की नहीं, अपितु इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक प्रतीत होती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करे, परंतु मैं पुनः यह बात रेखांकित करना चाहता हूं, सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना में राज्य सरकार न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी, लेकिन भाजपा राज्य सरकार की छवि खराब करने में सबसे आगे थी।
कन्नौज की घटना, फर्रुखाबाद की घटना जैसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। महिला उत्पीड़न की घटनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य सरकार और पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। सरकार को सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बहराइच में भेड़ियों के हमले से हुई मौतों की घटना पर उन्होंने कहा, सरकार अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, पुलिस को और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और जगह जगह घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में जो बंगाल में घटना हुई, जिसमें सरकार हालांकि काम कर रही थी, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। और उस समय जब ये आंदोलन बंगाल में कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज, जहां एक बेटी को फांसी पर लटकना पड़ा, फर्रुखाबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इसी तरह प्रदेश में जगह जगह सूचना मिल रही है और जो आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जाने जा रही हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए या पुलिस को, वो सरकार नहीं कर रही है। सबसे पहले जरूरी है कि सरकार को सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहिए। ये पत्रकार साथियों से मैं कहूँगा, ये बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर जरूर रिसर्च आप लोगों को करनी चाहिए। और रिसर्च इस बात की भी करनी चाहिए कि एक बार सदन में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या 46 में 56 एसडीएम हो गए एक ही जाति के। आज तक मुख्यमंत्री सूची नहीं दे पाए हैं और मुझे खुशी है इस बात की। जिस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2017-16 में हुई थी, वो मेरिट पे हुई थी। कोई भी एक नौजवान नहीं कह सकता कि कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ हो या उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा हो या किसी का पेपर छूटा हो। सोचिए, मुख्यमंत्री को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि 30% बच्चों को परीक्षा लिखने से दूर रखा गया और जानबूझ करके कि जो गांव गरीब बच्चे हैं, जो शहरों में या सेंटर नहीं ढूंढ सकते हैं, उनका पेपर छूट जाए, इसीलिए इकट्ठी भर्ती कराई। हालांकि भर्ती हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी नौकरी की बड़ी ज़रूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां, रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कितने बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं। उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित वैष्णो नगर कॉलोनी में 2-3 सितंबर की रात में चोरों ने घर की बाउंड्री व ग्रिल को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। इस दौरान 10 से 12 लाख रुपए की जेवर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। चोरी की घटना में 6 से 7 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए सुरभि श्रीवास्तव ने बताया कि रात में 2:30 बजे चोर आए थे। सीसीटीवी से पता चला है कि रात 2:30 बजे के बाद लोग आए हैं। 6 से 7 लोग थे जिन्होंने अपनी कमर में असलहे जैसा लगा रखा था। उन्होंने कैमरे का कनेक्शन काट दिया, जिससे पहले उनका आना जाना दिख रहा था। चोरों ने अलमारी को तोड़कर उसके अंदर मौजूद लॉकर तोड़ दिया। इसके बाद गहने व रुपए लेकर वो चले गए। 10 से 12 लाख के जेवर गए हैं। चोरी हुई है। सीसीटीवी से पता चला रात 2:30 बजे के बाद लोग आए हैं। 6 से 7 लोग थे, जिसमें उन्होंने अपने कमर में पूरे असलहे जिसे बोलते हैं, पिस्टल भी थी और उनके औजार भी थे। 6 से 7 लोग सीसीटीवी कैमरा में उनका आना जाना सब दिख रहा है। जब तक उन्होंने कैमरा नहीं तोड़ा, उन्होंने कैमरे का कनेक्शन काट दिया और हमारा 2 कमरे की उन्होंने ग्रिल तोड़ी है। ग्रिल तोड़ के, शीशा तोड़ के आगे अंदर आके अलमारी का मतलब पूरी दोनों अलमारी का ताला तोड़ के, अंदर लॉकर का ताला तोड़ के अंदर वाला लॉकर भी उन्होंने तोड़ा है। उसके बाद जो भी जेवर थे, गहने थे, पैसे थे, सारी चीज़ें वो लेके गए। दोनों अलमारी 10 से 12 लाख रुपए का जेवर गया है मेरा। पुलिस को सुबह इन्फॉर्म किया, कोतवाली गए थे, पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो लोग आए, वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं। उन्हें स्क्वाड्स वालों को उन्होंने बुलाया है कि अगर कुछ पता चले
किसी को नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि सबने अपने मुंह बंद करे हुए थे गमछे से। एक का मुंह दिख रहा है, उन्होंने देखा है, पुलिस वालों ने पूरी उसकी रिकॉर्डिंग करी है, फ़ोटो खींच के लेके गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम मिलाएंगे, अगर जैसा होता है फिर हम आपको बताएंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तहसील दिवस के मौके पर डोईवाला तहसील में आम जन की समस्याओं को सुना गया, जिसमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। इस दौरान डोईवाला तहसीलदार सोहन सिंह रंगड़ ने बताया कि तहसील दिवस के मौके पर सभी क्षेत्रों की समस्याओं को सुना गया है, जिसमें अधिकांश समस्याएं सिंचाई से संबंधित आई हैं, जिसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और उन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। वहीं किसान नेता दरपान बोरा ने बताया कि डोईवाला की अल्लाह रखी नहर का मुख्य बांध टूटने की वजह से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से किसान अपनी धान की फसल में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आज इसी समस्या को लेकर कई किसान तहसील दिवस में पहुंचे, जहां तहसील प्रशासन द्वारा उन्हें शीघ्र इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। हर ब्लॉक में तहसील दिवस के उपलक्ष्य में कोई भी समस्या क्षेत्र की हो तो उसको लेकर आज हम आए। हमारी दो समस्या थी। एक तो दूधली क्षेत्र में सूसवा नदी द्वारा नागल बुलंदावाला के पास बहुत भारी नुकसान हुआ है, उससे 4-5 गांव का नुकसान और होने की संभावना अगर ज़्यादा वर्षा आई तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसमें तुरंत काम हमने करा दिया गया है, लगा दिया गया है। एसडीएम महोदय से भी भेंट करी और तहसीलदार जी से भी भेंट करी और एक पत्र हमने दिया है, अध्यक्ष जी साथ में रहे। और दूसरी एक जो हमने मारखम ग्रांट में जो अल्लाह रखी नहर है, कई दिनों से बांध टूटा हुआ उसके उपलक्ष्य में पानी बदवाने के लिए तो सिंचाई विभाग को उन्होंने निर्देशित किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि तुरंत ये बांध बनाई जाए, जिससे किसानों को समय पर पानी मिले, धान की सिंचाई हो सके और जो इस टाइम निसर रहा है धान उसकी सिंचाई हो सके और धान आगे उसके बाद जो भी सिंचाई करने का मक्का चरा बोना हो या घास बोना हो उसकी तैयारी के लिए उन्होंने उसको हाँ कर दिया तहसीलदार जी। सभी जानते हैं कि माह का जो प्रथम मंगलवार होता है उसमें तहसील दिवस होता है और आज तहसील दिवस है और अभी शुरू ही हो रहा है, एक आधा घंटे के लगभग हुआ है। तो हमारे पास लगभग 5 शिकायतें आ गई है। वो कुछ राजस्व विभाग से संबंधित है और कुछ सिंचाई विभाग और वन विभाग से संबंधित है। अभी पूरे दिन भर तहसील दिवस चलेगा तो विभिन्न तरह की शिकायतें आएंगी और जो समाधान होने लायक होगी उसको मौके पे समाधान कर देंगे और जो विभागों से थोड़ी सी टाइम लेने वाली या आख्या लेने से संबंधित होगी हम उसकी आख्या भी मंगाई लेंगे और ये कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, देहरादून। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के मेलाघाट क्षेत्र से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे शुरू कर दिया है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सीमा क्षेत्र में नोमेस लैंड 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। तदुपरांत प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी, तहसीलदार हिमांशु जोशी, पटवारी कुलविंदर सिंह एवं अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। की काफ़ी ज़मीन है और जिसमें सरकार ने जो मांगा है अभी हमसे कि जो नेपाल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से और 0 मेंस लैंड के हिसाब से 15 किलोमीटर तक जितना भी वन भूमि पर जिन जिन गाँवों में अतिक्रमण है उसको चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जिस तरीके से सरकार के निर्णय आएगा उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और उसमें भी जो ये है कि अगर कोई भी नया अतिक्रमण अगर पाया जाएगा तो उसको तुरंत चिन्हीकरण कर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। एसएसबी, वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारे लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निर्णय जो होगा हमारा उच्च अधिकारियों को पहुँचा रहे हैं, जो भी हमारे बैठक में निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 0 से लेके 15 किलोमीटर तक जो हमारे पिलरों से दूरी पे अतिक्रमणकारी स्थित हैं उनको चिन्हित किया जाएगा प्रथम चरण में, उसके बाद फिर इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, खटीमा।
पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा रिखणी खाल ब्लॉक क्षेत्र में बीते कई दिनों से गुलदार की धमक बनी हुई थी। वहीं वन विभाग की टीम को आज एक और गुलदार पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। देर शाम पोखरा रेंज के रेंजर नक्षत्र लवसा द्वारा थाना अध्यक्ष रिखणी खाल संतोष पैथवाल को सूचना दी गई कि गुठेरता गांव की सीमा में एक गुलदार को उनकी टीम के द्वारा ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है, जिस पर तत्काल वन कर्मियों और पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर से ही गुलदार को पुलिस सुरक्षा में सड़क पर लाया गया। इस संबंध में एसडीओ पवन नेगी ने बताया कि रिखणी खाल क्षेत्र में गुलदार पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके तहत आज गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमांशु पांगती को नैनीताल चिड़ियाघर से बुलाकर रिखणी खाल क्षेत्र में तैनात किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप टीम को गुलदार पकड़ने में सफलता मिल पाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी 3 पिंजरे रिखणी खाल क्षेत्र में अलग अलग लोकेशन में लगे रहेंगे और वन विभाग का गश्ती दल भी रिखणी खाल में ही मौजूद रहेगा। वहीं वन विभाग की टीम के द्वारा पूर्व में भी दिनांक 26/8/2024 को एक गुलदार को कोटा गांव से पकड़ा गया था। बताते चले कि रिखणी खाल क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए वन कर्मियों और पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्य किया गया, जिसमें वन कर्मियों और पुलिस टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। वहीं ग्रामीण प्रमोद रावत और अन्य ग्रामीणों ने अब भी अन्य गुलदार की सक्रियता क्षेत्र में बताई है और वन विभाग से मांग की है कि फिलहाल पिंजरे क्षेत्र में ही लगे रहने चाहिए और वन विभाग भी की गश्त जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, पौड़ी। आज शाम को 8 बजे ग्राम गुठेरता में वन विभाग द्वारा एक गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शासन प्रशासन अभी ये मत समझे कि उस क्षेत्र में गुलदार की दहशत कम हो जाए। अभी भी ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे गुलदार दिखाई दे रहे हैं और जिस लोकेशन में 19 तारीख को घटना घटी थी वहाँ पर लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है। तो हमारा वन विभाग और शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि अभी भी वहाँ पे टीम को रखकर गश्त किया जाए और जो भी वहाँ पे गुलदार दिख रहा है उसको भी कैद किया जाए। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।